तो आर्कटिक एंजल्स कितने दमदार हैं वो आपको समझाते हैं। दरअसल में अमेरिका की 11वीं डिवीजन का ये हिस्सा है। अलास्का में अमेरिका की ताकत है आर्कटिक एंजल्स। आर्कटिक एंजल्स में 2 इन्फेंट्री शामिल हैं, लाइट इन्फेंट्री और एयरबॉर्न इन्फेंट्री से ये बनी है। आर्कटिक एंजल्स में 12,000 अमेरिकी सैनिक हैं। डिवीजन में आर्कटिक एयर कमांड भी शामिल है, साथ ही साथ आर्कटिक एयर कमांड में 1200 सैनिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है इस यूनिट की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए तो बस चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जिद वहां पाल रखी है जहां सामने यूरोप है। यूरोप को भी पता है कि अगर एक बार ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका का हुआ तो पूरा यूरोप महफूज नहीं है, और इसी डर से यूरोप ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका से बचने के लिए यूरोप ने ग्रीनलैंड में उतारा पहला दस्ता। ब्रिटेन और जर्मनी ने ग्रीनलैंड से दिया अमेरिका को सख्त संदेश। ग्रीनलैंड में फ्रांस करेगा अपने घातक हथियारों की तैनाती। दुनिया की छत कहे जाने वाले ग्रीनलैंड में इस वक्त भारी हलचल है। कड़कड़ाती ठंड और बर्फ की चादर के बीच विदेशी सेनाओं के कदम पड़ चुके हैं। अमेरिकी दादागिरी से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए आखिरकार यूरोप ने वो कर दिखाया जो अब तक कभी भी नहीं हुआ था। यूरोप ने बड़ी चाल चलते हुए ग्रीनलैंड की धरती पर अपने सैनिकों को उतार दिया। यूरोप की ताकतवर सेनाएं एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए ग्रीनलैंड में जुटी हुई हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड में उतार दिया है। हालांकि कहने को तो सैनिक डेनमार्क के सैन्य अभ्यास के लिए मदद देने के लिए ग्रीनलैंड पहुंचे हैं, लेकिन इसके जरिए यूरोप ने अमेरिका तक 2 संदेश पहुंचाए हैं। पहला संदेश, अगर अमेरिका ताकत से ग्रीनलैंड को हासिल करेगा तो ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए यूरोपीय सेनाएं तैयार हैं। दूसरा संदेश, अमेरिका की चेतावनी यूरोप गंभीरता से लेता है। रूस और चीन को दूर रखने के लिए यूरोप ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद साफ है, बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपनी तैयारी को परखना। लेकिन ग्रीनलैंड में सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं, इसके जवाब में डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पोल्सन ने ये कहा था कि ये दिखाना जरूरी है कि आर्कटिक की सुरक्षा केवल डेनमार्क साम्राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि ये नाटो के सभी देशों के लिए है। डेनमार्क के जॉइंट आर्कटिक कमांड में Europe impact the president's decision-making process, or nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. उधर फ्रांस भी तैयार बैठा है। फ्रांस ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजने का ऐलान कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि फ्रांस अपने घातक हथियारों की ग्रीनलैंड में तैनाती करेगा। यूरोप के ये देश डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्हीं की भाषा में जवाब देने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, और उन्हीं देशों में से एक देश भारत का दोस्त फ्रांस है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका मकसद गोल्डन डोम है। Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But
We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. अब ये गोल्डन डोम क्या है? बीते साल जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने इजरायल के आयरन डोम की तर्ज पर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद है पूरे अमेरिका को किसी भी तरह की मिसाइल हमले से बचाना। गोल्डन डोम को तैयार करने के लिए अमेरिका को अंतरिक्ष के साथ ही जमीन और समुद्र पर भी अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की तरफ दागी जाएगी तो वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जरूर गुजरेगी। इसीलिए उस क्षेत्र में रडार और इन मिसाइल्स का होना जरूरी है जो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें रोकेंगी। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इससे टस से मस नहीं हो रहे। दरअसल ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का एक नया सेंटर बन चुका है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों और यहाँ छिपे खजाने पर कब्जे के लिए कोल्ड वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड में पहली बार किसी दूसरे देश ने सैनिक उतारे हैं। इससे पहले भी कई देशों के सैनिक ग्रीनलैंड में तैनात हैं। खुद डेनमार्क के 300 सैनिक हैं, अमेरिका के 200 सैनिक, फ्रांस के 15 माउंटेन एक्सपर्ट, साथ ही साथ जर्मनी के 13 टोही सैनिक, नॉर्वे के 2 सैनिक, स्वीडन के 3 सैनिक, यूके के 1 सैनिक। तो ग्रीनलैंड में कौन कितना मजबूत है आप समझ सकते हैं। यूके का 1 सैनिक वहां पर तैनात है। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति अनजाने में ही सही यूरोप और रूस को एक दूसरे के करीब ला रही है। एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपने नियंत्रण की जिद पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय दिग्गज मैक्रोन, मेलोनी और अब जर्मन चांसलर रूस के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने की बात करने लगे हैं। पुतिन भी कह रहे हैं कि जड़ें तो पुरानी हैं और गहरी भी। तो क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी हो चुकी है? ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नारा अब आर्कटिक की बर्फ पिघला रहा। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नहीं संभाला तो वहां रूस या चीन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की इसी जिद ने डेनमार्क और पूरे यूरोपीय संघ को नाराज कर दिया है। नाटो के भीतर दरारें दिखने लगी हैं और यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के बजाय नए विकल्पों की तलाश है। यूरोप में हवा बदल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और इटली की पीएम मेलोनी के बाद अब जर्मन चांसलर ने भी रूस के साथ संतुलन बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसका संदेश साफ है। अगर अमेरिका का रुख सख्त रहा तो ब्रसेल्स मॉस्को की ओर हाथ बढ़ा सकता है। हम यूरोपीय शांति और स्वतंत्रता की वापसी सुनिश्चित करने में भी सफल होते हैं। हम आखिरकार अपने सबसे बड़े यूरोपीय पड़ोसी यानी रूस के साथ फिर से संतुलन बना सके। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पश्चिमी जर्मनी में हूँ, मैं जर्मनी के हर दूसरे हिस्से में भी यही कहता हूँ। रूस एक यूरोपीय देश है। अगर हम लंबी अवधि में रूस के साथ फिर से तालमेल बिठाने में सफल होते हैं, जब शांति का वास होगा, जब स्वतंत्रता की गारंटी होगी, अगर हम ये सब हासिल कर लेते हैं तो इस यूरोपीय संघ ने और हमने जर्मन के संघीय गणराज्य में भी एक और कसौटी को पार कर लिया होगा। इधर मौके की नजाकत को भांपते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पासा फेंक दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मानना अच्छा होगा कि वक्त के साथ स्थिति में बदलाव आएगा और हमारे देश सामान्य रचनात्मक संवाद की ओर लौटेंगे। रूस उन संबंधों के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आज भी है और उन्हें बहाल करने के लिए तैयार है। हमारे संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं जो पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी और पारस्परिक रूप से समृद्ध सांस्कृतिक सहयोग के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि यूरोप अब यूक्रेन युद्ध की थकान और अमेरिकी दबाव के बीच पिसना नहीं चाहता। ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले बयान ने आग में घी का काम किया है। अगर यूरोप और रूस के बीच बर्फ पिघलती है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट होगा। ये स्पष्ट है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड पर कोई हमला किया तो ये नाटो के विखंडन का कारण बन सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बिखर सकता है और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेने की बात कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि नाटो के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक सवाल नाटो को लेकर भी है। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो नाटो का भी बिखरना तय है। राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों पर नाटो में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए दबाव बना रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है अमेरिका यूरोप की दोस्ती टूटी तो क्या होगा? आइए जानते हैं। नाटो बिखर जाएगा, यूरोप से एटमी छतरी हट जाएगी, अमेरिकी सुरक्षा कवच हट जाएगा, ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा, डॉलर यूरोप के बीच जो व्यापारिक युद्ध है वो तेज हो जाएगा, हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है इस फूट का चीन को फायदा मिल सकता है। खुफिया सहयोग जो अब तक होता आया है वो भी खत्म हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।